नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मध्य प्रदेश के दबदबे की करेंगे। टीम नवीन में मध्य प्रदेश के 8 नेताओं को जगह मिली, एक नेता को बाहर का रास्ता दिखाया गया तो 3 नेताओं को फिर से राष्ट्रीय टीम में जिम्मेदारी मिली। इतना ही नहीं, कई नेताओं के कद को बढ़ाया भी गया है, यानी उनका प्रमोशन हुआ है। तो कई नेताओं को नई जिम्मेदारियों के साथ उनके काम में फेरबदल किया गया है। इसी मुद्दे से जुड़े हैं कई बड़े सवाल जिन पर आज हम मिलकर मांगेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश का दबदबा बढ़ गया है। राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश के 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 8 नेताओं को जगह मिली है। इनमें लाल सिंह आर्य, गजेंद्र पटेल, कविता पाटीदार, विष्णुदत्त शर्मा, बंसीलाल गुर्जर, तरुण चुग, सौदान सिंह और आशीष उषा अग्रवाल शामिल हैं। इनमें 4 बीजेपी सांसद भी हैं। लाल सिंह आर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पहले एससी मोर्चे के अध्यक्ष थे, संगठन ने प्रमोशन किया। गजेंद्र पटेल राष्ट्रीय महामंत्री, खरगोन लोकसभा सीट से सांसद, 2021-22 में एसटी के राष्ट्रीय महामंत्री थे, संगठन ने प्रमोशन किया। कविता पाटीदार राष्ट्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद, ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा, संगठन ने प्रमोशन किया। विष्णुदत्त शर्मा प्रकोष्ठ संकुल राष्ट्रीय संयोजक, खजुराहो से लोकसभा सांसद, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे, अब राष्ट्रीय टीम में नई जिम्मेदारी। सौदान सिंह राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी थी, संगठन ने प्रमोशन किया। तरुण चुग राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी थी, केंद्रीय कार्यालय की नई जिम्मेदारी दी। बंशीलाल गुर्जर किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद, बीजेपी में प्रमुख किसान नेता, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, संगठन ने प्रमोशन किया। आशीष उषा अग्रवाल राष्ट्रीय मीडिया सह संयोजक, मध्य प्रदेश में बीजेपी मीडिया प्रभारी, संगठन ने प्रमोशन किया। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी संगठन के अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देती है। इनमें आदिवासी, दलित और ओबीसी राजनीति जमावट है। दूसरी तरफ किसान वर्ग को भी साधने की कोशिश की गई। महिला प्रतिनिधित्व के साथ युवाओं को भी मौका दिया। किसान मोर्चे की जिम्मेदारी मिलने के बाद बंशीलाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसान खुशहाल रहेगा। मैं पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे फिर से किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का उत्तरदायित्व दिया है। निश्चित ही जिम्मेदारी बड़ी है और पार्टी ने जो भरोसा किया है, मैं उस भरोसे पर खरा उतरने का हमेशा से प्रयास करता रहा हूं और इस बार भी पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। हम सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के जीवन की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मध्य प्रदेश में पहले 4 नेताओं को ही राष्ट्रीय टीम में जगह मिली थी, लेकिन इस बार एक नेता को बाहर का रास्ता दिखाया गया, जबकि 3 नेताओं को फिर से जगह मिली। 5 नए चेहरों को इस नई टीम में जगह मिली। कुल मिलाकर राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश बीजेपी का दबदबा बढ़ा है। साथ ही इस टीम में मध्य प्रदेश के सभी समीकरण को भी बचाने की भरपूर कोशिश की गई। बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो देखिए, फाइनली 7 महीने के इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी है, लेकिन इसको लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। महेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है महेश जी आपका बीएसटीवी पर। रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है बीएसटीवी पर। थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता उमेश त्रिपाठी जी भी जुड़ेंगे। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन महेश जी आपका ही चाहूंगी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी। आज काफी अच्छा दिन, काफी खुशी वाला दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि लंबे टाइम का इंतजार खत्म हुआ है और एक बैलेंस्ड लिस्ट सामने आई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी है, उसमें मध्य प्रदेश को पर्याप्त और स्थान जो मिला है, निश्चित उसके लिए हम केंद्रीय संगठन का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। हमारे समस्त नेताओं को जो अनुभव भी रखते हैं, योग्यता भी रखते हैं, उस आधार पर जिस प्रकार से केंद्रीय टीम में शामिल किया गया है, निश्चित रूप से उनकी कार्यकुशलता और उनके अनुभव का लाभ
आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के विस्तार के लिए अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए सारे पदाधिकारी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। साफ तौर पर उम्मीद यही करते हैं कि देखिए संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकारिणी बनाई गई है और संगठन में मजबूती दिखाई दे। इसी के साथ रमेश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, इस पूरी कार्यकारिणी को आपने देखा है, समझा है, और पूरी कार्यकारिणी जैसे घोषित हुई है इसमें कई सारे नाम हैं और अलग अलग राज्यों से भी देखिए भूमिका नजर आई है। 2027 में यूपी चुनाव है, उसको भी ध्यान में रखा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए नामों का नाम सामने आया है। इस पूरी लिस्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक है कि जो पूरी लिस्ट है स्वाभाविक रूप से कि उसमें मध्य प्रदेश का एक दबदबा है जी। और भाजपा के लिए और भाजपा के पूर्व स्वरूप जनसंघ के लिए मध्य प्रदेश हमेशा उनके लिए एक अच्छी भूमि रही है और यहाँ से अटल जी भी सांसद रहे हैं, आडवाणी जी भी यहाँ से राज्यसभा में रहे हैं, कई राष्ट्रीय नेता दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के वो यहाँ से राज्यसभा में उन्होंने भेजा है। तो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश का दबदबा भाजपा पर हमेशा रहा। कुशाभाऊ जी ठाकरे राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी ये जो उन्होंने नाम लिए हैं, खासतौर से सौदान सिंह जी को नाम देखें, कविता पाटीदार का नाम देखें, लाल सिंह जी आर्य का नाम देखें, बीडी शर्मा जी का नाम देखें, स्वाभाविक रूप से ये सारे नाम वो हैं जो अपने क्षेत्र में संगठन और उसकी जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं। इनमें से किसी की भी पृष्ठभूमि, ठीक है, कविता पाटीदार के पिता विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनके अलावा बाकी सबको अगर देखेंगे तो सारे लोग जमीन से जुड़ करके चलते हैं, लोगों के बीच में आए हैं और कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं कि शून्य से उन्होंने सृष्टि बनाई हुई है। तो कुल मिलाकर के भाजपा की इस कार्यकारिणी में पार्टी ने ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका दिया है जो सीधे कार्यकर्ता से जुड़े हैं, क्योंकि इस समय आने वाले समय में जो चुनौतियाँ आने वाली हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का संकेत भी आया था, उन्होंने खास तौर से दिमागी नक्सली का जो व्यंग किया था, तो स्वाभाविक रूप से समाज में जो वातावरण बनाया जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए बहुत आवश्यक था कि जमीन से जुड़े नेताओं को लें। भाजपा ने अपने संगठन में उन्हीं नेताओं को लिया है और बहुत संभव है कि आगे चल कर के कहीं ना कहीं एक जन जागरण अभियान, जन सकारात्मक संदेश का अभियान ये बराबर चलेगा। जैसे उषा अग्रवाल को ही मतलब आशीष अग्रवाल को ही देखें, उषा उनकी माता जी का नाम है, तो आशीष अग्रवाल जी को भी देखें तो स्वाभाविक रूप से सारे वो लोग हैं जो अपने परिश्रम से, अपनी योग्यता से आगे बढ़े हैं। निश्चित रूप से ये कार्यकारिणी एक अच्छी कार्यकारिणी है और मध्य प्रदेश का इसमें दबदबा है। जी, साफ तौर पर रमेश जी, मध्य प्रदेश का दबदबा है ही। महेश जी, क्योंकि देखिए अब 2029 की भी तैयारी देखने को ही मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अपनी जमीन को मजबूत शुरुआत से ही करना शुरू कर देती है। अब जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुई है, इसमें मध्य प्रदेश के 8 लोगों को यहाँ पर देखिए मौका मिला है और ये बड़ी बात है क्योंकि मध्य प्रदेश का यहाँ पर प्रतिनिधित्व साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। किसान से जुड़ा प्रतिनिधित्व मिला है, महिला से जुड़ा प्रतिनिधित्व मिला है, युवा से जुड़ा प्रतिनिधित्व मिला है। तो इन तमाम एंगल्स को हम अगर देखें, इन तमाम वर्गों को हमेशा भारतीय जनता पार्टी अपनी प्राथमिकता बताती है और यहां पर प्रतिनिधित्व भी मिला है। इसको कैसे देखते हैं, क्या संदेश देने का प्रयास किया है? बिल्कुल सृष्टि जी, आपने सही बात की कि सभी लोगों का समायोजन इसमें किया गया है। अनुभव को भी इसमें स्थान है, महिला वर्ग को भी इसमें स्थान है और युवा वर्ग को भी इसमें स्थान है। हमारे हर संस्करण में चाहे उपाध्यक्ष का पद है वो भी हमको मिला, मंत्री का, महामंत्री का, मीडिया विभाग में हो, सभी विभागों में मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा है, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में ये टीम पूरी प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन करेगी। पार्टी संगठन के विस्तार को लेकर, पार्टी को समाज के अलग अलग वर्गों में कैसे विस्तारित किया जाए उसकी भूमिका और रणनीति बनाकर एक टीम काम करेगी और एक मजबूती के साथ जनता के विश्वास पर और संगठन के विश्वास पर हमारे पदाधिकारी खरे उतरेंगे। ठीक है, उमेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है। उमेश जी, बहुत स्वागत है बीएस टीवी पर आपका। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो काफी एक्साइटेड है, काफी उत्साहित है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 7 महीने के बाद फाइनली घोषित हो गई है, लेकिन कांग्रेस इस टीम को कैसे देख रही है? उमेश जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो चलिए उमेश जी से एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, संपर्क नहीं हो पाया है।
रमेश जी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, भी थोड़ी देर पहले जैसे हम चर्चा भी कर रहे थे, क्योंकि देखिए कई सारे नाम मध्य प्रदेश से सामने आए हैं, मध्य प्रदेश का दबदबा तो है ही, लेकिन इसी के साथ देखिए जो अभी मैं महेश जी से भी सवाल कर रही थी कि यहाँ पर वर्गों का भी ध्यान दिया गया है, यानी महिला प्रतिनिधित्व भी है यहाँ पर और इसी के साथ युवा प्रतिनिधित्व भी है, किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी यहाँ पर बनाए गए हैं, तो तमाम इन फैक्टर्स को ध्यान दिया गया है। इससे मध्य प्रदेश में, क्योंकि हम देखते हैं इन वर्गों को साधने का प्रयास हमारी जो सरकार है या मुख्यमंत्री है वो हमेशा करते रहते हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बात बिल्कुल सही है। आपको अगर याद हो, प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले एक मंत्र दिया था, ज्ञान का सम्मान जी। तो ज्ञान के सम्मान में जो वर्ग अगर आए हैं तो उसमें एक गरीब भी है, किसान भी है, युवा है और महिला है। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा ने इस दिशा में महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को और इनको साधने का काम काफ़ी पहले से शुरू किया है, एक बात। दूसरी बात, जब से ओबीसी का मामला चला है और कहीं ना कहीं राजनीति में जाति की चर्चा होने लगी है, तब से भाजपा भी ये कोशिश करने लगी है कि संतुलन, सभी वर्गों का, जाति का संतुलन हो। इसमें अगर आप देखेंगे इस कार्यकारिणी में मध्य प्रदेश के जो लोग लिए गए हैं उसमें तीनों चीज बराबर दिख रही है। एक तो क्षेत्रीय संतुलन भी उसमें बराबर दिख रहा है। इसमें कहीं ना कहीं ग्वालियर डिवीजन के लोग भी हैं, इंदौर डिवीजन के लोग भी हैं, रीवा डिवीजन के लोग भी हैं, जबलपुर के, तो ये कुल मिलाकर के पूरे मध्य प्रदेश को लगभग पूरे मध्य प्रदेश को क्षेत्रीय दृष्टि से भी इसमें संतुलन लिया गया है, वर्ग की दृष्टि से भी संतुलन लिया गया है और किसान, महिला और उस दृष्टि से भी उन्होंने संतुलन लिया गया है। तो मैं समझता हूँ भविष्य में जो राजनीतिक चुनौतियाँ आ सकती हैं भाजपा के सामने, उसको ध्यान में रख करके इसमें उन्होंने संतुलन लिया है। इसके अलावा एक दूसरी बात और है, पिछले काफ़ी वर्षों से हम ये देख रहे हैं, पिछले लगभग 15 वर्षों से, 2010 से भाजपा नए लोगों को आगे ला रही है और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता, उसको संगठन में अवसर दे रही है, सरकारों में भी अवसर दे रही है, मुख्यमंत्री चयन में भी देखा, उसी की झलक हमको इस कार्यकारिणी में उसमें बराबर देखने को मिल रही है। अब आगे आने वाले समय में इन सब के बीच में समन्वय के साथ काम जो होता है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सौदान सिंह जी को काम समन्वय का इसमें मिल सकता है, क्योंकि वो उन्होंने संगठन में समन्वय का काम एक लंबे समय तक किया है। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में इन सब के बीच में समन्वय और उनका परफॉर्मेंस वो देखने की बात होगी। जी उमेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जी, आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी की जो कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी फाइनली 7 महीने के इंतजार के बाद अब सामने आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर काफी एक्साइटेड है, उत्साहित है। बीजेपी का कहना है कि हमने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए एक पूरा बैलेंस के साथ ये कार्यकारिणी घोषित की है, सबको मौका दिया गया है। कांग्रेस इसे कैसे देख रही है? उसमें बैठे ट्रेन के जो सवारी होती है उसको उतर के दूसरी गाड़ी में जाना पड़ता है। नितिन नवीन जी जिस प्रकार से बांकीपुर हारे हैं अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसके बाद उनकी चाहे कार्यकारिणी बने चाहे जो बने, अब भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने नकार दिया है। और नितिन नवीन जो यदि थोड़ी बहुत नैतिकता हो तो बजाय कार्यकारिणी बनाने को उनको इस्तीफा देना चाहिए। जो आदमी अपना घर, अपना बूथ नहीं बचा पाया, वो देश में क्या नेतागिरी करेगा? तो हमारा तो कहना है कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। देश की जनता ने निर्णय दे दिया है, अब कुछ बाकी नहीं है। 2029 के पहले भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना बिल्कुल निश्चित है, उसमें अब कोई दोष से संशय की बात नहीं है। ठीक है उमेश जी, नितिन नवीन से सेटिस्फाइड नहीं है आप, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश से जो नाम सामने आए हैं, जिनको मौका मिला है प्रतिनिधित्व करने का, उन नामों को, 8 नामों को कैसे देख रहे हैं? बीडी शर्मा जी को अध्यक्ष पद से हटाया गया था, ठीक है, उनकी जगह वर्तमान खंडेलवाल जी आए थे, ठीक है। अब उनको लूप लाइन में कोई जगह दे दी गई है तो आप उसको कहें कि एडजस्टमेंट हुआ। तो मैं तो जब भाई राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वही बिल्कुल अयोग्य साबित हो चुका है जनता की निगाह में। ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि बाई इलेक्शन में नॉर्मली वहां भारतीय जनता पार्टी और के मुख्यमंत्री हैं, कभी बाई इलेक्शन में सरकार नहीं हारती, बाई इलेक्शन में जो रूलिंग पार्टी होती है वही जीतती है, और वो भी तब जबकि जब बाई इलेक्शन में, जहां बाई इलेक्शन हो रहा है, वो रूलिंग पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी हार जाए, उनकी जगह मैं होता तो मैं नैतिक रूप से इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास ले लेता। इतनी बड़ी हार को ये लोग उत्साह मना रहे हैं। अरे है क्या बचा भाई, जब आप अपना होम कॉन्स्टिट्यूएंसी हार गए तो आपको तो राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो जाना चाहिए।
ठीक है, और राजनीति की बात कर रहे, टीम बना रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, बिल्कुल नहीं। जनता ने आपको अयोग्य और कठपुतली अध्यक्ष रूप में प्रमाण पत्र थमा दिया है। अब आप निकलिए और किसी दूसरे को पार्टी के कमान सौंपिए। टीम का कोई महत्व नहीं है। जब इंजन ही फेल होगा, गाड़ी कहाँ चलेगी? अरे तो लेकिन अगर इस हिसाब से देखेंगे तो फिर ऐसे तो फिर जीतू पटवारी जी भी आए थे, ठीक है, उनके बाद भी उम्मीद की थी ना कि आने वाले जो चुनाव, लोकसभा चुनाव है, वहां पर अच्छा प्रदर्शन होगा, लेकिन इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं मिला था मध्य प्रदेश में, ये भी तो हमने देखा था। लेकिन क्या ये कहेंगे कि जीतू पटवारी को पद से ही चले जाना चाहिए? नहीं, आगे कांग्रेस ने मेहनत की और वो मेहनत का असर दिख भी रहा है कि यहाँ पर देखिए दतिया उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। लेकिन यहाँ पर नितिन नवीन से हो सकता है कि आप लोग को सेटिस्फैक्शन ना हो, लेकिन जो बीजेपी का कहना, जो उनका तर्क है कि हमने सभी वर्गों को यहाँ पर साधने का प्रयास किया है। यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश से 8 नामों की अभी फिलहाल मैं बात करना चाहूंगी, और मध्य प्रदेश में देखिए उनका कहना है कि हमने युवाओं को भी मौका दिया है, युवा मोर्चा के पदाधिकारी भी बनाए गए हैं, किसानों का भी ध्यान रखा गया है, महिला का भी ध्यान रखा गया है। इन सभी वर्गों की जब हम बात करते हैं तो वो प्रतिनिधित्व हम दिखा रहे हैं, ये कहना है उनका। देखिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देश के जो 25% युवा मतदाता हैं, जो 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच में हैं, उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी की बात करने पे लोग बात करना बंद कर देते हैं। मोदी जी का चेहरा टीवी पे आने पे ये युवा मतदाता टीवी बंद कर देता है। अब आप इसके लिए चाहे जो करते रहें, ये आपकी मर्जी है। जो हकीकत उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देश का मतदाता भारतीय जनता पार्टी से इतनी बुरी तरह नाराज है कि अब इनको भागते गली नहीं मिलेगी। ये चाहे वर्ग करें, महिला करें, किसान करें, सब इनके लिए फेल है। देश के मतदाता बेरोजगारी से, भारतीय जनता पार्टी के माउंट एवरेस्ट से ज्यादा झूठ बोलने के तरीके से, और हर बात पे अपनी बात को सत्य बोलना, बाकी सब असत्य बोलना, इससे भर चुका है। इनका चेहरा देखना पसंद नहीं करता देश का मतदाता। अब ठीक है, देश का मतदाता क्या सोचता है ये तो आने वाले चुनाव के परिणाम बताएंगे उमेश जी। फिलहाल हम उन्हीं का इंतजार ही कर सकते हैं। महेश जी, आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे? उमेश जी ने बहुत सारे तर्क रखे हैं, क्या कहना चाहेंगे जवाब में? शक्ति जी, मुझे लगता है कांग्रेस को अपना घर देखना चाहिए, जहां वहां उठा पटक मची हुई है। श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 99 हारों का सामना किया है, 99 के फेर में है ये, अब शतक लगने वाला है। और जिस प्रकार की बात ये कर रहे हैं, जिस संगठन की ये हालत हो कि जहां अनुशासन तार तार हो, कार्यकर्ताओं और नेताओं में जूतम पैदार हो, वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अपना घर देखें, अपना घर संभालें। जहां जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति आज हो गई है, कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही है। कांग्रेस पार्टी अब मुझे लगता है व्यक्ति विरोध करते करते देश के मुद्दों का भी विरोध करने लगी है। वंदे मातरम जैसे विषय पे कल इनका क्या स्टैंड था, वो हम सब ने देखा, पूरे देश ने देखा है। कांग्रेस पार्टी की वर्तमान में क्या स्थिति है, तो इनको अपना घर देखना चाहिए, क्योंकि जुतम पैदार और अनुशासन है तार तार। उसके बाद भी इनको यकीन नहीं है कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, तो कांग्रेस को समझना चाहिए कि अपना घर देखे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, देखिए उमेश जी, आपने जो तर्क रखे थे उस पर कहना है महेश जी का कि पहले कांग्रेस को अपने आप पे देखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में काफी उठापटक मची हुई है। एक रिएक्शन दे दीजिए, उसके बाद मैं रमेश जी का रुख करूंगी। देखिए, कांग्रेस के पैर नीचे जमीन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र ने कहा। तो ये तो जनता ने परिणाम बता दिया। दतिया में कितने सांसद, कितने विधायक, मैं तो आपके चैनल पे खोले बोल रहा हूँ, कितना पैसा नहीं बांटा गया, उसके जनता ने इनको। इनके यहाँ तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में स्थिति है, एक कैलाश विजयवर्गीय गुट है, एक उमा भारती गुट है, प्रहलाद पटेल गुट है, दूसरे और सिंधिया जी का गुट है। तो इनके यहाँ तो गुटों में पार्टी बटी हुई है। सिंधिया जी गए थे वहां घनश्याम सिंह जी के खिलाफ प्रचार करने, और घनश्याम सिंह जी का ही प्रचार करके चले आए, पुराने राजे एक हो गए। तो मेरा कहना यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, मध्य प्रदेश में कुशवाहा ठाकरे के नेतृत्व से जानी जाती थी कि ये पार्टी पूरे प्रदेश में, देश में काम करेगी। अब वही पार्टी खत्म हो रही उनकी, क्योंकि जो इन्होंने
मूल इनका आरएसएस का कार्यकर्ता था, जो ईमानदारी से कार्य करता था, उसको किनारे करके जब से मोहन यादव आए हैं सारे दलाल भू माफिया इकट्ठे हो गए हैं और यही भारतीय जनता पार्टी बची है। और रही सही जो कचरा कांग्रेस का था, हमारे यहाँ से 24 विधायक गए थे कचरा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में भी जो कचरा जाके मचा दिया। और भारतीय जनता पार्टी का पुराना आरएसएस कार्यकर्ता कहता है भैया हमने 30-35 साल तक दरी फट्टे उठाए, अब ये कांग्रेसी मंत्री बन गए और बाकी जो दलाल लोग कांग्रेस का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। ये तो हम एक बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये मत भूलिए कि लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें यही कांग्रेस हारी है। हमारी नेता प्रियंका गांधी ने लोकसभा में कहा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय नड्डा जी थे, उनके सामने, मोदी जी के सामने, अमित शाह के सामने, कि आप वीवीपैट 100% या आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो ये मुद्दा तो मैं खैर लाना नहीं चाह रही हूँ उमेश जी, क्योंकि वो वही बात होती है कि जब कांग्रेस जीतती तब सवाल नहीं उठते हैं, लेकिन जब कांग्रेस हारती है तो सवाल उठने लगते हैं। फिलहाल मैं टॉपिक उधर डाइवर्ट नहीं करना चाह रही हूँ। के पहले बोला था प्रियंका जी ने ये बात, कांग्रेस की दतिया चुनाव के 3 महीने पहले बोला था पार्लियामेंट सेशन में। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस ने मेहनत की, जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया, इसलिए कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। बात वहां पर उसको लिमिट रखी है, लेकिन जो कांग्रेस का कहना है ना बार बार कि जब भारतीय जनता पार्टी जीतती तो वहां पर ईवीएम की वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत जाती, मैनिपुलेटिव अप्रोच होती है, वो सारी चीजें गलत है। क्योंकि देखिए हम कामना कर रहे हैं कि अच्छा विपक्ष हो। मध्य प्रदेश में 2 दलीय राजनीति है, एक अच्छा विपक्ष जरूरी है, तभी 2 दलीय राजनीति अच्छे से चल पाएगी। और इसीलिए अगर विपक्ष मजबूत है तो इसमें कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छी बात है, हम इसको प्रमोट करेंगे। लेकिन ये वाला फैक्टर वैलिड नहीं है उमेश जी आपका। बाकी चीजें हो सकता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, मैं कंसिडर कर रही हूँ। बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, लोकसभा की प्रोसीडिंग उठा के देख लीजिए। जब प्रियंका गांधी जी ने कहा भैया बैलेट से चुनाव करा दीजिए या ईवीएम्स कराइए, लेकिन 100% वीवीपैट से कराइए, भारतीय जनता पार्टी की चूं से आवाज नहीं निकली। तो चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरी दाढ़ी काली बताता है इस बात को। ठीक है रमेश जी, आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे। देखिए 2029 में मध्य प्रदेश में चुनाव भी है, जिसको लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर दोनों ही मेहनत करना शुरू कर चुके हैं। अब जब ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की गई है, जहां पर मध्य प्रदेश का दबदबा भी देखने को मिल रहा है, 8 नाम भी सामने आए हैं, इसको कैसे देखते हैं? आने वाले चुनाव में कैसे हेल्प करेगा भारतीय जनता पार्टी? देखिए स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं भाजपा ने उसी बात को ध्यान में रख करके भाजपा के मन में ये बात जरूर रही होगी कि निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में भी थोड़ा उत्साह आए। तो कहीं ना कहीं ये जो उन्होंने चुने हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से अधिकांश लोग इसमें कार्यकर्ता स्वभाव के कार्यकर्ता है, वो जमीनी कार्यकर्ता है। तो इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भाजपा समर्थकों में भी उत्साह होगा और कार्यकर्ता में भी उत्साह होगा। उन्होंने चुनाव को ध्यान में रख करके ही राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश के इन चेहरों को स्थान दिया है। फिर इसमें से अधिकांश चेहरे वो हैं जो बिल्कुल जन सामान्य के बीच में बाजार में जाकर के, जैसे सौदान सिंह है, कविता पाटीदार है, खुद बीडी शर्मा है, लाल सिंह आर्य हैं, ये कुछ आशीष अग्रवाल हैं, ये कुछ चेहरे ऐसे हैं कि जिनको कहीं भी पट्टी पे बैठने में, लोगों के बैठने में भी कोई संकोच नहीं होता। तो मैं समझता हूँ चुनाव को ध्यान में रख करके कार्यकर्ता को सक्रिय करने की दृष्टि से भाजपा ने ये कदम उठाया होगा। जी ठीक है उमेश जी, एक और रिएक्शन आपका लेना चाहूंगी और मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए बीजेपी हमेशा ये कहती है कि बीजेपी की तरफ से चौंकाने वाले निर्णय सामने आते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन बीजेपी का हमेशा ये कहना होता है कि हम नए चेहरों को मौका देते हैं, इसीलिए परिवर्तन दिखाई देता है। और अभी जैसा रमेश जी बता भी रहे हैं कि कुछ नाम ऐसे थे कि जिनके बारे में उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी, लेकिन उनके नाम सामने आए। लेकिन कांग्रेस के बारे में बीजेपी हमेशा कहती है कि ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं, नए चेहरों को मौका नहीं दिया जाता। कुछ ही लोग हैं जिनके इर्द गिर्द इनकी राजनीति घूमती है, इसलिए कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पा रही है। नहीं, ये उमेश जी से सवाल था। परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार है, संघ परिवार। उसके बाहर कोई कुछ करके बता दे तो सबसे बड़ा परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में। और रही बात वंशवाद की, तो आप मैं नाम गिना लीजिए, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, अब मैं बोलना अच्छा नहीं, सबकी लिस्ट है, सबको पब्लिक डोमेन में ये बातें हैं, सबका परिवारवाद चल रहा है। कोई बिना परिवारवाद के यहाँ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जितने आजकल विधायक सांसद हैं, उसमें से 35% से ज्यादा परिवारवाद से सांसद विधायक बने हैं। ठीक है। और कांग्रेस में परसेंट उतना नहीं है। कांग्रेस ने तो चाहे नरसिम्हा राव जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो,
सबको नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता प्रधानमंत्री की पद के परसेंटेज लिए कम मौका है। दिया है। मैं इससे मना नहीं करूंगी कि बीजेपी में भी परसेंटेज कम नहीं है, ना कांग्रेस में परसेंटेज कम है, दोनों ही दलों में परसेंटेज तो कम नहीं है, इस पर तो मैं अग्री नहीं करूंगी क्योंकि दोनों ही तरफ देखने को मिलता है। महेश जी, एक फाइनल रिएक्शन आप दे दीजिए, उसके बाद चर्चा को विराम देंगे। शास्त्री जी, मैंने पूर्व में ही कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो एक परेशान राजनीतिक दल है जिसे यही नहीं पता कि उसकी जमीन पे कोई ताकत बची नहीं है। इस प्रकार के कोरे आरोप लगाना केवल यही उनके पास बचा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अभी आपने बात कही डिबेट में कि ये जब जीतते हैं तो ये ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते और जब हारते हैं तो इनको बैलेट बॉक्स याद आ जाता है। ये भूल जाते हैं कि वही कांग्रेस है जिन्होंने गांव-गांव में बैलेट बॉक्स लूटने का काम किया, इनकी परंपरा रही है। आज जिस प्रकार की स्थिति है, 99 चुनाव राज्य राहुल गांधी के नेतृत्व में हारने के बाद भी कांग्रेस अपने संगठन में बदलाव करने को तैयार नहीं है। केवल और केवल एक परिवार की गुलामी, एक परिवार की बादशाहत, यही कांग्रेस का मूल चरित्र है। उनके इस चरित्र को वो मुझे लगता है किस तरीके से देखते हैं, कैसा उनका संगठन चलता है वो देखें। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नवीन पदाधिकारी बने हैं उन सबको बधाई, और सारे लोग मिलकर राष्ट्र हित में, देश हित में, संगठन हित में काम करेंगे और पूरी मनोयोग के साथ देश की जो हमारी नीतियां हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, ठीक है, जो मिशन और विजन की बात भारतीय जनता पार्टी करती है वो दिखाई देनी चाहिए जमीनी स्तर पर, उसी के बाद जनता का भरोसा मिल पाएगा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। अगर जनता के मन में विश्वास नहीं पैदा कर पाए तो फिर जनता नकारना भी जानती है, और इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी की जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी इतने लंबे समय के बाद घोषित हुई है तो उससे भी कई सारी उम्मीदें जनता को भी होंगी। इसी के साथ इस चर्चा को यही विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। महेश जी आपका बहुत धन्यवाद, उमेश जी आपका बहुत धन्यवाद, रमेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हो गई है, कई सारे चौंकाने वाले नाम भी सामने आए और कई सारे नए नाम भी सामने आए। कुछ एक्सपीरियंस नेताओं को मौका मिला तो कुछ नए नेताओं को मौका मिला, लेकिन आगे क्या कुछ रोड मैप रहता है इस पर जरूर नजर रहेंगी। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।